हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देख रहे थे जिसमें हमने डेफिनेशन पार्ट का एक्शनेबल क्लेम तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है पर्सन इज सेड टू हैव अ नोटिस। स्टार्ट करने के पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, ये सीरीज़ जो हमने चालू करी है ये डेली फाउंडेशन क्लासेस है जो कि आपके जितने भी मेजर लॉज, माइनर लॉज और लोकल लॉज हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के, उनको कवर करेगी। हाँ, थ्रू आउट द ईयर ये बैच चलेगी और डेली बेसिस पे रहेगी। सैटरडे संडे क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो जितना ज़्यादा हो आप लोगों को इससे जोड़िए ताकि ये सबके लिए बेनिफिशियल साबित हो सके, स्पेशली उन लोगों को जो कि अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ ईयर में हैं। और उन लोगों को भी जो कि किसी कारण की वजह से एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ऑडियो चेक कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो कल हमने एक्शनेबल क्लेम तक देख लिया था। क्या देखा था उसमें कि एक्शनेबल क्लेम में हमने देखा था डैमेजेस किस तरह के होने चाहिए। हाँ, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस की हमने बात करी थी, समझा था लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस होता है ना। लिक्विडेटेड अमाउंट का यहाँ पे कोई क्लेम होना चाहिए, ठीक है। अनसेक्योर्ड तरीके का क्लेम होना चाहिए, है ना। एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट की बात हमने देखी थी जो कि क्लेमेंट का रहेगा। किन चीजों पे? मूवेबल प्रॉपर्टी पे, नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, ये हमने देखा था, है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट। पोजेशन में क्यों होना जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है पोजेशन इज इक्वल टू ओनरशिप, ठीक है, तभी बेनिफिशियल इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, ये भी हमने देख लिया था। जिस पे फिर कुछ ग्राउंड्स की बात देखी थी जिसको सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है फॉर एक्शनेबल क्लेम, है ना। तो कल हमने ये सब अच्छे से समझ लिया था। आज स्टार्ट करते हैं। पर्सन इज said to have notice. Person is said to have a notice. चलिए, तो नोटिस से हम यहाँ पे क्या समझेंगे? इस डेफिनेशन में जो नोटिस वर्ड दे रखा है सबसे पहले उसको उठाते हैं और समझते हैं। हम ये कह सकते हैं नोटिस जनरल लैंग्वेज में नॉलेज के बराबर हो सकता है ना। जिस चीज का आपको ज्ञान हो उस चीज का आपको नोटिस होगा, है ना। या फिर कॉग्निजेंस रखना, अगेन नॉलेज इक्वल टू कॉग्निजेंस, या फिर किसी चीज की अवेयरनेस होना, है ना। ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो नोटिस में आ जाती हैं। लेकिन क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि नोटिस इज इक्वल टू नॉलेज? इस डेफिनेशन के हिसाब से नॉलेज, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या नोटिस इज इक्वल्स टू नॉलेज? तो नहीं, यहां पर जो इसकी परिभाषा दे रखी है थोड़ा वाइडर एम्पलीट्यूड की दे रखी है ना। ये वाइडर डेफिनेशन है नोटिस। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे नोटिस की तो कुछ और चीजें भी इसमें सम्मिलित होंगी, है ना। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। देख लेते हैं, इसको समझते हैं, पहले इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, कब माना जाएगा कि किसी एक इंसान के पास में किसी एक तथ्य का नोटिस है, ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है एक्चुअली नोज। नोज ऑफ फैक्ट, ये क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे जो वर्ड है, ये एक्चुअली क्या सजेस्ट कर रहा है? डायरेक्ट सजेस्ट कर रहा है कि डायरेक्ट नॉलेज हो किसी चीज का, फैक्ट का डायरेक्ट नॉलेज होना चाहिए, या फिर एक्सप्रेस्ड नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर कोई चीज आपको कोई फैक्ट डायरेक्टली मालूम ही है
तो वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नॉलेज। सेकेंडली इसी का अगला पार्ट, और when but for willful abstention or from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। या फिर कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे बात कर दी, अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करती है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। ये चालू हो रहा है और के बाद से, क्या बोलता है, when but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। उसके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो सकता था अगर वो किसी भी ग्रॉस नेग्लिजेंस के वजह से, ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से या फिर विलफुल अब्सटेंशन के वजह से क्या नहीं करता, जो भी उसकी ड्यूटी थी इंक्वायरी करने की या सर्च करने की किसी ट्रांजैक्शन के लिए या किसी फैक्ट के लिए, वो उसको ओमिट नहीं कर देता, है ना। ग्रॉस नेग्लिजेंस के वजह से या फिर विलफुल अब्सटेंशन की वजह से अपनी ड्यूटी ओमिट नहीं करता, तो यहाँ पर उसको क्या मान लिया जाता है, इज इक्वल्स टू हैव अ डायरेक्ट नोटिस। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ पे प्रिज्यूम करा गया है ना, कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास में मौका है, अपॉर्चुनिटी है किसी फैक्ट को जानने का, तो फिर वो यहाँ पर आ जाता है ना। अगर वो इन चीज़ों में लिप्त नहीं होता है कि अपनी नाकामी की वजह से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या आलस की वजह से इंक्वायरी नहीं करता है, तो यही मान लिया जाएगा कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी तो थी कि तुम सत्य पता लगा सकते थे, लेकिन तुमने क्या करा, खुद को रोक लिया एक तरीके से, है ना, ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से या विलफुल अब्सटेंशन की वजह से। तो यही माना जाएगा कि ठीक है, तुमने इनसे पता नहीं लगाया है, इनके कारण की वजह से, लेकिन हम लॉ यही प्रिज्यूम करता है कि तुम्हारे पास में इस चीज का नोटिस है, ठीक। और यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रिज्यूम्पशन की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे डायरेक्ट यही है कि आपके पास में किसी फैक्ट का नोटिस है। यहाँ पे प्रिजम्पशन है, यहाँ पे डायरेक्ट है। अब बात कर लेते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस की, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ग्रॉस नेग्लिजेंस और विलफुल अब्सटेंशन, ये दोनों क्या चीजें। यहां पर ग्रॉस नेग्लिजेंस कुछ नई बात नहीं दे रखी है, जो नेग्लिजेंस है वही है, बस एक एग्रेवेटेड फॉर्म की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। कि लॉ एक ड्यूटी आपके ऊपर देता है कि आप किसी चीज का पता लगाएं, आप कोई इस हद का नेग्लिजेंस कर देते हैं जो कि आपके ही अनफेवरेबल मोड में चले जाए, है ना, आपके अगेंस्ट में चले जाए, तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस की परिभाषा में आ जाता है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, पता लगाते हैं, टाइटल डीड्स वगैरह सब कुछ देखते हैं। आप ये सारी चीजें अवॉइड कर दें और सीधे जाके उसको पैसे दे दें, है ना, पेमेंट कर दें प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेग्लिजेंस आ जाएगा। एग्रेवेटेड फॉर्म है कि आपको इतना भी नहीं मालूम है कि एक प्रूडेंट मैन क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही विलफुल अब्सटेंशन, अपनी मर्जी से छोड़ देना किसी चीज को, ये भी एक तरीके से इसी का एग्जाम्पल है। चलिए आगे आते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की यहाँ पे बात करी गई है ना, और ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात करी गई है, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, where any transaction relating to immovable property is required by law to be and has been effected by registered instrument। कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, जिसको माना गया है कि उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू करवाना जरूरी है। Any person acquiring such property or any part or of share or interest in such property shall be deemed to have notice of such instrument as from the date of registration। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन करता है, मान लीजिए ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, ए के पास में टाइटल है प्रॉपर्टी का, भी उससे परचेज करना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये
जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां पे प्रिवेल करता है, प्रिवेलेंट है कि इन तरह की प्रॉपर्टी के लिए एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है। जब ए ने खरीदी होगी किसी से तो उसके पास भी रजिस्टर्ड डीड रही होगी, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट रहा होगा। तो बी को ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि आपको भी मालूम हो कि इसके पास में टाइटल डीड है ना, आपको भी मालूम हो कि इसके पास में टाइटल डीड है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एक प्रिजम्पशन की बात यहां पर करी गई है। एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, जैसे ये एक्वायर कर रहा है तो इसके पास में एक प्रिजम्पशन डाल दिया गया है कि शाल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वेयर द प्रॉपर्टी इज नॉट एट ऑल सिचुएटेड इन वन सब डिस्ट्रिक्ट और where the registered instrument has been registered under subsection 2 of 30 from the earliest date on which any memorandum of such a registered instrument has been filed by sub registrar। ठीक है, ये इतना हमारा काम का नहीं, बस यही है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने जाते हो तो ये माना जाएगा कि अगर उस प्रॉपर्टी के लिए लॉ ने ये प्रोवाइड करा रखा है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो आपको भी इस चीज का ज्ञान होना प्रिज्यूम करा जाएगा, है ना, कि आपको भी मालूम होगा कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हो रखी है और अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर यही समझा जाएगा कि आपने वो सारे रजिस्टर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो देख रखे हैं, उसके बाद में ही आपने ट्रांजैक्शन करा है। आप ये बोल के नहीं छूट सकते कि नहीं मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था। आगे आते हैं, प्रोवाइडेड डेट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड एंड इट्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है ना, फर्स्ट प्रोविजो क्या है कि जो भी मैनर वहां पे एक्ट में प्रोवाइड करा रखा है वो मैनर प्रॉपरली फॉलो करा गया हो रजिस्ट्रेशन का। आगे द इंस्ट्रूमेंट और मेमोरेंडम हैज बीन ड्यूली इंटर्ड और फाइल, जो भी लॉ बोलता है किस तरह से उसकी एंट्री वगैरह करनी चाहिए या किस तरह से फाइलिंग होगी वो सारी चीजें यहाँ पे हो। द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन टू विच द इंस्ट्रूमेंट रिलेट हैव बीन करेक्टली इंटर्ड इन द इंडेक्सेस। ठीक है, आगे आते हैं, एनी पर्सन एक्सप्लेनेशन सेकेंड, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बता दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन सेकेंड, any person acquiring any immovable property or any share or interest in such property shall be deemed to have notice of the title if any of any person who is for the time being in actual possession thereof। ठीक है, कोई भी पर्सन जो एक्वायर कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को या फिर किसी शेयर को इमूवेबल प्रॉपर्टी के या इंटरेस्ट को, शाल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द टाइटल, यही माना जाएगा कि जिससे वो ले रहा है उसको मालूम हो कि इस प्रॉपर्टी पे उसी इंसान का जिससे वो खरीद रहा है ना, ट्रांसफरर बोल लो, उसका टाइटल है या किसी और इंसान का टाइटल है, उसको टाइटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शाल बी डीम्ड टू हैव द नोटिस ऑफ द टाइटल इफ एनी ऑफ एनी पर्सन हु इज फॉर द टाइम बिंग एक्चुअल पोजीशन देयर ऑफ, है ना, जो एक्चुअल पोजीशन में है उसके पास में उस प्रॉपर्टी का टाइटल है कि नहीं है या और किसी के नाम पर है, ये एक्सप्लेनेशन उसकी बात करता है। लास्ट एजेंट की बात करता है। एक्सप्लेनेशन थर्ड, अ पर्सन शाल बी डीम्ड टू हैव हैड नोटिस ऑफ एनी फैक्ट इफ हिज एजेंट एक्वायर्स नोटिस देयर ऑफ व्हाइल एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। अगर किसी व्यक्ति ने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है, ऑथोराइज्ड एजेंट, उसको अथॉरिटी दे रखी है ना, उसके बिहाफ पे काम करने की, अगर इस एजेंट के पास में किसी फैक्ट का नोटिस है तो ये माना जाएगा कि जो उसका प्रिंसिपल है उसके पास में भी इस फैक्ट का नोटिस होगा। आगे, प्रोवाइडेड डेट इफ द एजेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील्स द फैक्ट, provided that if the agent fraudulently conceals the fact, the principal shall not be charged with notice thereof as against any person who was a party to or otherwise cognizant of the fraud। अगर किसी तरह की कोई चीज फ्रॉडुलेंटली छुपा लेता है, एजेंट फ्रॉडुलेंटली छुपा लेता है तो एजेंट को प्रिंसिपल को उस चीज से चार्ज नहीं किया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं भैया आपके एजेंट को तो पता ही था। अगर फ्रॉडुलेंटली वो कंसील करता है, छुपाता है, तो फिर प्रिंसिपल की यहाँ पे जो लायबिलिटी है या प्रिजम्पशन है नोटिस का वो अपने आप में डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे आ जाओ, ये तो हमारा डेफिनेशन पार्ट था जो कंप्लीट हो गया। सारी डेफिनेशंस देख ली, कोई भी डाउट हो अगर आप बाद में भी लेक्चर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप पूछ सकते हैं कभी भी। आगे आते हैं सेक्शन नंबर 4 में, इनएक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The chapters and sections of this act which relate to contract shall be taken as part of the Indian Contract Act। ठीक है, अब आते हैं
सेक्शन नंबर 5 पे, सेक्शन नंबर 5 पे प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। जब हमने ओवरव्यू लिया था तभी देखा था कि इसके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो बहुत मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 5, है ना। सबसे पहले देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल लिखा हुआ है। आते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई है सेक्शन नंबर 5 में। क्या डिफाइन करा गया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने वाली है वो समझते हैं। कौन कौन से वर्ड्स देखना है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं इसके। इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेस प्रॉपर्टी in present or in future to one or more other living person or to himself, to one or more living person or to himself, or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act। आगे लिविंग पर्सन बताया गया है, इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, but nothing here in content shall affect any law for the time in force relating to transfer property by companies, association, bodies of individuals। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, कंपनी या फिर बॉडी ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो 7 पॉइंट यहाँ से निकले हमारे। अब इनको हमको डील करना है एक एक पॉइंट को, है ना। तो एक्ट है, एक्ट तो हमने बहुत अच्छे से ओवरव्यू के टाइम समझ लिया था, एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, आगे आते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। सबसे पहले उठाते हैं वर्ड कन्वेज। यहाँ पे कन्वेज का क्या मतलब है? बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। कन्वेज, कन्वेज का यूजुअली मीनिंग ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर भी लिख सकते थे। कन्वेज क्यों लिखा? क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात नहीं चल रही है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर, हाँ प्रॉपर्टी के साथ में जो उसके राइट्स हैं वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। तो राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर जो हो रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए वर्ड कन्वे जो वर्ड है वो यूज करा गया है। राइट्स मतलब, और समझो इसको, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे हम आगे प्रोविजंस पे पढ़ेंगे आपको ये वर्ड समझ आएगा कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ना। कभी कभी पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर जरूरी नहीं होती है करना, उसमें एक इंटरेस्ट जो रहता है वो ट्रांसफर करा जाता है, इधर एब्सोल्यूट, रेस्ट्रिक्टेड, है ना। दो तरीके से ये ट्रांसफर्स यहाँ पे होते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफर होते हैं। एब्सोल्यूट ट्रांसफर अगर होता है तो सीधी सी बात है पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्टेड मोड में है तो जो वहाँ पे कंडीशंस रखी जाती हैं उसके अनुसार वो ट्रांसफर जो रहता है वो गमन करता है। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है कन्वेज। कन्वेज का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ठीक, लिख लो, कन्वेज इज इक्वल्स टू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी हम लोगों ने जब पहला लेक्चर देखा था वो अच्छे समझ लिया था, मूवेबल इमूवेबल, है ना, क्या क्या चीजें होगी, उसका पॉपुलर सेंस, लीगल सेंस, सारी चीजें देख ली थी।
तो प्रॉपर्टी का सम अप जब हमने करा था तो क्या समझा था, जितने भी लीगल राइट रहते हैं, है ना, वो सारे के सारे आपकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड रहते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज का, वो है लिविंग पर्सन, है ना। एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। लिविंग पर्सन क्या होगा? जब हमने टीपी स्टार्ट करा था अगेन फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए जो पहला लेक्चर रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सारे प्रोविजंस आने वाले उसी से गवर्न करते हैं ना। हम फंडामेंटल्स तो वहीं पे सीख लिया हमने। तो लिविंग पर्सन क्या है? हमने देखा था कि यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जिसमें कि एक ट्रांसफरर और ट्रांसफरी ये दोनों होना जरूरी रहता है। तो लिविंग पर्सन का यही मतलब है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दे रखा है वो लिविंग पर्सन में इंक्लूड क्या करा गया है आपका? कंपनी, हाँ, मतलब कि ज्यूरिस्टिक पर्सन्स बोल सकते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन या फिर लीगल पर्सन, कुछ भी बोल सकते हो। कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपके ज्यूरिस्टिक पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन की कैटेगरी में आती हैं। अब लिविंग पर्सन तो ट्रांसफर कर सकता है, ये तो हमने देख लिया था, है ना। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी ये तो कर सकते हैं। ये किस हिसाब से ट्रांसफर करेंगे, ये चीजें हम आने वाले जैसे जैसे प्रोविजंस रहेंगे उनमें भी देखेंगे। यहां के लिए बस इतना समझ लो, लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ये। अभी मैं कुछ चीजें और आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होता है, लेकिन ये भी समझना इसके साथ साथ कि कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, है ना, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछ रखे हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले हमने इतना याद रख लिया, ट्रांसफर ट्रांसफरी का लिविंग पर्सन वाला क्या इंक्लूड करा गया है वो याद रख लिया। अब कुछ चीजें समझो जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आई है, वो देखना जरूरी है। आइडल और कोर्ट, ये दो चीजें हैं जो रिपीटेडली पूछी गई हैं, और भी चीजें हैं वो सब देखते हैं अभी। तो ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी क्या किसी आइडल को, मतलब किसी मूर्ति को मंदिर में जो रहती है उनको ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। इज आइडल अ लिविंग पर्सन और नॉट? आइडल जो है वो लिविंग पर्सन है या नहीं है। पर्सनालिटी तो यहां पर आ गई, लेकिन क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए जो हमने देखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 बाकी सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, तो उसका आंसर है नो। तो ट्रांसफर टू आइडल, है ना, ट्रांसफर बाय आइडल, ये यहां पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 अलाउ नहीं है। इसको देख लो, एन आइडल इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, आगे भी आपके काम आएगा। एन आइडल इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी but is not a living person. Hence, dedication of property in favor of idol is not transfer within the meaning of section 5 and need not be in writing and registered, है ना। प्रॉपर्टी यहाँ पर जब भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि थ्रू रजिस्टर्ड डीड के थ्रू होगी, राइटिंग में होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है ना। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली आइडल को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती। इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट, बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। ठीक है, तो कंपनी, एसोसिएशंस, ये सारी चीजें तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है। कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, इनको तो लिविंग पर्सन करार दिया गया है। ठीक, पहली बात स्पष्ट, ये अपने आप में ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज वगैरह की कैटेगरी में नहीं आती हैं, लेकिन इनके अलावा जो चीजें हैं जैसे कोर्ट हुआ, आइडल हुआ, वो क्या है, वो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी लीगल एंटिटी में आएंगी, लेकिन लिविंग पर्सन की कैटेगरी में यहां पर नहीं आ रही हैं।
ठीक है, लीगल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। ठीक, पहले शायद मैंने ये बोल दिया अभी थोड़ी देर 2 मिनट पहले कि ये लीगल पर्सन की कैटेगरी में भी आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज हैं, बोलने का मतलब ये था ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज हैं ना। लिविंग पर्सन की कैटेगरी में क्या आ रहा है आपका, जो यहाँ पे डेफिनेशन में प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन चूंकि यहाँ से भी आ जाता है कि क्या ये भी लिविंग पर्सन हैं, क्योंकि कंपनी और एसोसिएशन है, तो इसको ये माना जाता है कि क्या ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी या लीगल इंटाइटी ये भी इनकेपेबल हैं, कैपेबल हैं ट्रांसफर करने के, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के, होल्ड करने के, है ना। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, तो इसलिए इसको समझो कि ठीक है, आपके पास में प्रॉपर्टी एक्वायर करने का तो अधिकार है क्योंकि आप लीगल एंटिटी हैं, लेकिन ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप लिविंग पर्सन नहीं है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना। ज्यूरिस्टिक पर्सन है कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लिविंग पर्सन नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। आगे आओ, दूसरी बात कोर्ट से संबंधित। अब कोर्ट की भी सेम चीज है, कोर्ट इज अ क्यूरियस पर्सनालिटी, इट इज नॉट अ लीगल पर्सन, है ना। तो कोई भी स्यूट वगैरह वहां पर कोर्ट के अगेंस्ट में हम कभी फाइल होते देखते हैं क्या, नहीं, है ना। इसी तरह से क्योंकि वो लिविंग पर्सन नहीं है तो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर वहां पर नहीं हो सकती। आगे आते हैं, स्पष्ट, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। पहले थोड़ा सा मुझे समझाने में शायद कुछ गलती हो गई, है ना, तो इसको मैंने वापस से करेक्ट कर दिया है। फ्लो में वो चले गया कि एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ज्यूरिस्डिक्शन सब मर्ज हो गया, है ना, तो उसको थोड़ा बाद में मैंने सुधार कर दिया है, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा 2 बचे हैं इसमें। एक है प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। ठीक है, तो लिविंग पर्सन के द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर का जो बात है, कंसेप्ट है, वो ये है बस कि प्रॉपर्टी आपकी जो है वो जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट को क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जिस डेट को ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी उस डेट को एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और जो आपको राइट्स दिए जा रहे हैं या इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, वो फ्रॉम द इमीडिएट डेट, है ना, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन से आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, उसके लिए एग्जिस्ट या प्रेजेंट वर्ड मान सकते हो, या फिर कुछ लेटर डेट से आपको वो अधिकार दिए जाएंगे या प्रॉपर्टी आपको डिवॉल्व होगी, है ना, ये माना जाएगा। तो प्रॉपर्टी जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन को एग्जिस्ट करना, प्रेजेंट फॉर्म में होना जरूरी है, और जो आपको अधिकार दिए जाते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित वो उसी डेट से लागू हो सकते हैं या फिर किस आने वाली तिथि से लागू हो सकते हैं। फ्यूचर में भी ट्रांसफर का अधिकार आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी आने वाले समय में हमको मिलेगी उसका हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, कि एक को संभावना है कि 2 साल बाद में ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे पास आ जाएगी तो उसका मैं अभी से आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, इस तरह से नहीं चलेगा। आपके पास में, ए के पास में प्रॉपर्टी आज की तारीख में होना जरूरी है, तभी आप उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की तिथि से कि ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी जाती है, या फिर 2 साल बाद इस कंडीशन के हिसाब से ये प्रॉपर्टी जो है अगर बी कंडीशन फुलफिल करता है तो ट्रांसफर ये प्रॉपर्टी का हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला आ जाओ। जो समझने वाली बात बची है, यहां पे लिखा है किसको ट्रांसफर करता है, 1 और मोर लिविंग पर्सन, कितने भी लोगों को ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी को, है ना, एज पार्टीशन या शेयर, या फिर और टू हिमसेल्फ। अब जो हिमसेल्फ वाला वर्ड है बस वो हमको समझना है यहाँ पे, हिमसेल्फ कैसे ट्रांसफर होगा। तो हिमसेल्फ ट्रांसफर एक समझ लीजिए थ्रू ट्रस्ट, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, है ना।
ए ने प्रॉपर्टी बी सी डी को ट्रांसफर करी और साथ में वो चाहता है कि इसका पार्ट इसके पास में भी रहे, है ना, अपार्ट फ्रॉम ओन पर्सनालिटी, है ना। 20%, 20%, 20% इसको दे दिया, 60% हो गए। ये चाहता है कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में 20% ही होल्ड करूं। 20% कैसे होल्ड कर सकता है? क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, उसको हिमसेल्फ माना जाएगा, है ना। वन और मोर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, या फिर हिमसेल्फ एंड मोर और टू और मोर अदर लिविंग पर्सन, है ना। तो ट्रस्ट क्रिएट कर दिया इसने, खुद को यहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, ट्रस्ट क्रिएट कर दिया और प्रॉपर्टी इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, ठीक। तो ये तो हो गई हिमसेल्फ वाली बात। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 5, जिसमें हमने देखा एक्ट क्या होता है, लिविंग पर्सन क्या होता है, कन्वे का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या है, हिमसेल्फ का मतलब क्या है, और लिविंग पर्सन्स की बात करी गई। लिविंग पर्सन्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं वो तो है ही सही। उसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन आता है आइडल का, कोर्ट का, तो वो एक लीगल एंटिटी है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, लेकिन लिविंग पर्सन नहीं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, है ना। और देख लेते हैं और इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। पार्टीशन की अगर बात करें कि पार्टीशन क्या ट्रांसफर है या नहीं है, पार्टीशन ट्रांसफर है या नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। कई सारे केसेस इसमें आए जो ओवर द पीरियड चलते रहे। लास्ट में जो केस था उसमें यही आया, अपहेड हुआ कि पार्टीशन इज नॉट इंक्लूडेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 5। इतना याद रख लीजिए, नॉट इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 5, पार्टीशन नहीं है। इस केस का नाम है सरीन वर्सेस अजीत कुमार, चाहे तो लिख लीजिए इसको, सरीन वर्सेस अजीत कुमार। दूसरा, फैमिली सेटलमेंट या एग्रीमेंट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 5 और नॉट। तो फिर से अकॉर्डिंग टू सेक्शन सुप्रीम कोर्ट इन केस है साधु माधव दास का, साधु माधव दास का। लास्ट में यही अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि फैमिली सेटलमेंट आर नॉट कवर्ड इन डेफिनेशन अंडर सेक्शन 5। फैमिली सेटलमेंट भी नहीं आता। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में आए हुए हैं, है ना, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। सरेंडर ऑफ प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती है अंडर सेक्शन 5, तो सरेंडर का भी सेम चीज है, ये हमने देखा था, फैमिली सेटलमेंट। सरेंडर अगेन नो, ये भी था नो, पार्टीशन भी था नो। रिलीज और रिलिंक्विशमेंट, रिलीज या फिर रिलिंक्विशमेंट, इसकी बात करें तो क्या होगा, यह भी कवर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 6 पे कि क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है सिवाय उनके जो यहाँ पर बताई गई है या दूसरे किसी कानून में बताई गई है ना। तो ये जो आपका सेक्शन नंबर 6 है, इसको जब भी आप पढ़ें तो टीपीसी के सेक्शन 60 के साथ में एक बार जरूर इसको रीड करें। चलिए, तो सबसे पहले बात है यहाँ पर आपकी
चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, चांस ऑफ अ रिलेशन, obtaining a legacy on the death of a kinsman or other mere possibility of a like a nature cannot be transferred। तो यहाँ पर सबसे पहले ए में क्या बात कर रखी है, आपकी पॉसिबिलिटी की बात है ना। किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो रही है, पॉसिबिलिटी या चांस कि वो ए जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को आगे जाके क्या करने वाला है, सक्सीड करने वाला है ना। या फिर किसी तरह कोई लिगेसी, पर्टिकुलर इंसान बी की डेथ के बाद में उसके पास में उसकी लिगेसी आ जाएगी, है ना, या फिर कोई और तरह की पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके के अगर कोई भी चांस हैं या पॉसिबिलिटीज हैं तो उनका किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो रहती है वो एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। अब जब प्रॉपर्टी ही आपके पास में एग्जिस्टेंस में नहीं, आपको तो एक संभावना है कि आगे जाके हमको मिल जाएगी, एक चांस है ना, कि आगे जाके मिलेगी। तो जब प्रॉपर्टी आपके पास में नहीं है तो आप ट्रांसफर क्या कर सकते हैं? आप ट्रांसफर क्या कर सकते हैं जो आपके पास में है? अब प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके पास में कोई अधिकार नहीं है, नो राइट। अब जो कोई राइट ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ट्रांसफर किस तरह से होगा? हो ही नहीं सकता, है ना। आगे आओ दूसरा, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to one except the owner of the property affected thereby। री एंट्री की बात अगर समझी जाए तो यूजुअली इन द केस ऑफ, एग्जांपल ले लेते हैं हम टीनेंट और लैंडलॉर्ड का, है ना। लैंडलॉर्ड ने कोई कंडीशन रखी हुई है और उस कंडीशन पे टीनेंट को अपना प्रेमाइसेस दे रखा है कि आपने अगर इस कंडीशन का उल्लंघन करा तो फिर आपकी टेनेंसी खत्म हो जाएगी और मेरी री एंट्री का अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा, है ना, मेरी री एंट्री आ जाएगी। ये ओनर है, री एंट्री यहाँ से इसकी हो जाएगी। ये तो रही बात हमारी एग्जाम्पल की री एंट्री। अब इसका जो राइट है, मेयर राइट ऑफ री एंट्री, क्या ये लैंड लॉर्ड अपना सिर्फ री एंट्री का अधिकार किसी और को दे सकता है? हाँ, अपेरेंटली देख के ही लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसके लिए इतना ध्यान रखो कि ये जो री एंट्री का अधिकार है ये एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अधिकार है, लीगल इंसिडेंट है उस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होगी तो लीगल इंसिडेंट ट्रांसफर होगा। जब प्रॉपर्टी ही उसके पास में, लैंडलॉर्ड के पास में, तो लीगल इंसिडेंट अलग से कैसे ट्रांसफर कर सकता है ना। आगे आ जाओ, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। किसी भी संपत्ति का जो ईजमेंट है वो संपत्ति के अतिरिक्त ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? एक लैंड बना हुआ है, उसको जाने के लिए एक अधिकार है, राइट ऑफ वे, है ना, ये ईजमेंट है इसका। तो क्या इसका ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये भी लीगल इंसिडेंट ही है ना, तो ये भी नहीं होता। एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय एन। एक प्रॉपर्टी है ए के पास में, ए को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के साथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई कि जब तक आप हो तब तक आप इसमें रहिए, या फिर रहने के साथ में एक भाग और दे रखा है, इसमें जो भी किराएदार रह रहे हैं उसका जो रेंट आएगा वो आपको मिलेगा। क्या ये इस चीज को, जो रेंट आ रहा है, इसको ट्रांसफर कर सकता है? रेंट लेने के अधिकार को नहीं कर सकता, या रहने के अधिकार को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जो चाहें इसका करिए आगे जाके, बात अलग थी। लेकिन रहने के लिए रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज करा गया है ना, रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली। हाँ, जिनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है विद रेस्ट्रिक्टेड यूज के साथ में, तो क्या उसका अधिकार ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। ठीक है, आगे आओ। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट्सएवर मैनर अराइजिंग सेक्योर डिटरमाइन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेंस का अधिकार कोई दे रखा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर। कैसे संभावना संभव है? ये भी नहीं हो सकता। मेयर राइट टू स्यू बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगेन ये भी जब प्रॉपर्टी रहेगी
है ना, तभी ये राइट आपके पास में आएगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसको भी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ में ये राइट ट्रांसफर होगा। आगे पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कर सकते हैं क्या कि अगर किसी इंसान के पास में एसडीएम की पोस्ट है तो वो अपना ऑफिस ट्रांसफर कर सकता है किसी और व्यक्ति को, नहीं कर सकता। सैलरी ट्रांसफर कर सकता है, स्टाइपेंड ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, है ना। अगर कोई भी ट्रांसफर इस तरह से करा जाता है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एक तरीके से मान लो, तो वो ट्रांसफर भी मान्य नहीं होगा। या फिर और फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23, अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के साथ में ट्रांसफर है तो वो भी नहीं होगा। और टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफर, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर करा जा रहा है जो लीगली डिस्क्वालिफाइड है उस प्रॉपर्टी लेने से, है ना, या ट्रांसफरी होने के लीगली डिस्क्वालिफाइड है, तो फिर यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आगे, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ टेनेंट हैविंग एन ट्रांसफर, किसी भी बात यहाँ पे जितनी बातें करी गई हैं कोई भी ऑथराइज नहीं करती है टीनेंट को जिसके पास में अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है कि वो अपनी जो टीनेंसी है उसका ट्रांसफर कर दे, है ना। या फिर कोई फार्मर है जिसने कि रेवेन्यू पे करने में डिफॉल्ट करा है, उसको ट्रांसफर का अधिकार देती हो। और द लेजी ऑफ एन एस्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट टू असाइन हिज इंटरेस्ट एज सच टेनेंट फार्मर और लेजी। ठीक है, तो ये तो था आपका सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 और एक डेफिनेशन नोटिस की, वो आज हमने समझी आज के सेशन में। कल आगे बढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल हम सेक्शन नंबर 12 तक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप शेयर करें, ये न्यूज़ सब तक फैलाएं कि इस तरीके की एक सीरीज चल रही है जो कि डेली बेसिस पे अब आएगी आप लोगों के समक्ष, और जितने भी मेजर माइनर और लोकल लॉज हैं वो सारे इस सीरीज में कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कभी भी बता सकते हैं आप। ठीक, सेक्शन नंबर 6 बाय हार्ट याद करना है आप लोगों को, रीड विथ सेक्शन 60 CPC, क्योंकि मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेक्शन नंबर 5 से भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कम नंबरों में, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और अपनी तैयारी उसी अनुरूप में करनी है, मेंस के साथ में प्री की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।